हाय, मैं उसी गुंजाट में स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल होने वाली है, उन लोगों के लिए भी जो कि 20s में हैं, उन लोगों के लिए भी जो कि 20s में नहीं है। अब आप वीडियो के टाइटल देख के समझ हो गए होंगे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s। तो फिर जो नॉन 20s है वो लोग सोचेंगे कि आखिर हम ये वीडियो क्यों देखें। तो देखो, सिंपल सी बात है, लेट आए दुरुस्त आए। तो अगर आप 20s में नहीं हो, 30s में हो, 40s में हो, तो भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप अभी 20s में नहीं हो, अगर आप अभी अपनी टीन एज वगैरह में हो, तो भी आप लोग अगर जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे भली टाइटल पे मत जाना, लेकिन जो अंदर का कंटेंट है आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन होगा कि भैया फिर टाइटल ऐसा रखा ही क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ना अपने 20s में ही जो है वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं। मतलब कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कमाना कब स्टार्ट करते हैं, वो अपनी जो टीन एज वगैरह है उसमें वो पढ़ाई वगैरह में उलझे रहते हैं, एंड देन 20s क्रॉस करने के बाद वो जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आपने नया नया जो है वो कमाना स्टार्ट किया है, तो अब होता क्या है कि ज़्यादातर जो पैसा होता है वो आपकी पार्टीज में या आपकी शॉपिंग में ही चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो आपके लिए देखना और आपके लिए समझना कि क्यों आखिर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप मुझसे पूछेंगे कि अगर हम लोग स्टार्ट करें हैं अभी नया नया कमाना, तो इसके बाद ना हम लोग देखो हमारा जो पैसा है वो एफडी में डाल देते हैं, या फिर हम लोग खर्च नहीं करते, हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट है हम वहीं पे रखा रखते हैं। तो हम लोग तो देखो कितना अच्छे से उसको जो है वो बचा बचा के रख रहे हैं। लेकिन क्या आप एक बात जानते हो कि इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली राइज होती जा रही है, महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, और आपका जो बैंक है ना वो आपकी सेविंग पे या फिर मैं कह लूँ आपकी एफडी पे आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट उस महंगाई की जो रेट है उसको बीट कर पाए। कैसे? क्योंकि सपोज अगर मैं मान लूँ कि इन्फ्लेशन जो है वो 6-7% अराउंड जो है वो बढ़ रही है, तो आपका जो बैंक है वो तो आपको 5-6% या फिर 4-5% इतना ही रिटर्न दे रहा है। तो ऐसे में आप सोचो कि आपके जो पैसा जो कि आपने बैंक में रखा हुआ है उसकी वैल्यू कंटिन्यू जो है वो डिमिनिश होती जा रही है, कंटिन्यू घटती जा रही है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है कि हमारा जो पैसा है देखो हमारी बैंक उस पर इतना इंटरेस्ट ला के दे रही है। लेकिन मैं कह देती हूँ कि ये जो है ना आपका सफिशिएंट नहीं होता है उस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो फिर आखिर आप सोचेंगे फिर हम क्या करें ऐसा कि हम उस इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ, हम आखिर किस तरीके से निवेश करें। तो वही सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। देखो, आपने शुरू में सुना होगा इस वीडियो में कि मैंने बोला था कि अगर आप जल्दी निवेश करते हो तो वो और भी अच्छा। तो मैंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि आप जितना ज़्यादा जल्दी निवेश करोगे उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए जो है आप निवेश कर पाओगे, और ऐसे में आपको जो है कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग क्या होती है? कंपाउंडिंग का फॉर्मूला आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मतलब आपके जो 100 रुपये हैं उस पर अब अगर आपने एक साल में एक सपोज 6% का ब्याज कमाया है, और अब आपके पास एंड ऑफ द ईयर 106 रुपये हो गए हैं, तो अब जो वो 6% जो कि नेक्स्ट ईयर आपको मिलने वाला है वो आपको 100 रुपये पे नहीं बल्कि वो आपको 106 रुपये पे मिलेगा। सेम इसी तरीके से जो है वो साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। मतलब कि जो आपका जो पैसा है वो इस तरीके से एकदम बढ़ता रहेगा। और आप किसी भी फॉर्मूला में मतलब जो रेडीमेड कैलकुलेटर वगैरह होते हैं जो आप गूगल पे देख सकते हैं, आप बस वहाँ पे ना सेम फिगर्स पुट कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट वाले उसमें और कंपाउंडिंग वाले फॉर्मूले में, और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है सिंपल इंटरेस्ट में कम अमाउंट आपके पास निकल के आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में जो है बहुत ज़्यादा आपके पास अमाउंट आ रहा है। देखो, मेरा बोलने का मतलब जो है वो सिंपल सा है कि गूगल पे जाओ, उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। वहाँ पे आप सेम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दो। सेम वैल्यूज़ मतलब सेम अमाउंट ले लो, उसके बाद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, सेम नंबर ऑफ ईयर्स ले लो, और बस उस फॉर्मूले में आप देखोगे कि अमाउंट जो है, जो आपका जो आंसर आएगा वो एकदम जो है उसमें डिफरेंस दिखेगा। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होगा उसका जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो काफ़ी कम होगा बजाय कि जो आपका कंपाउंडिंग वाला जो आंसर है उसके मुकाबले। तो आपको ये जो डिफरेंस है वही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, इसमें जितने ज़्यादा आपको n नंबर
नंबर ऑफ ईयर्स मिलते हैं, मतलब कि जो आपके जितने ज़्यादा साल होते हैं उतना ही आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर पाए ना उतना ही आपके लिए अच्छा होता है फ्यूचर के लिए, ताकि आप जब रिटायरमेंट प्लान करें तो उस वक्त आप एक ह्यूज कॉर्पस के साथ जो है वो रिटायरमेंट ले सकें। तो देखो, अब तक हमने इस वीडियो में समझ लिया कि क्यों आखिर हमें जो है वो एफडी वगैरह में नहीं जाना चाहिए, क्यों आखिर हमें हमारा पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें जो है अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहाँ पे निवेश करना चाहिए। उसका रीज़न है ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सेकंड, कि आपको जल्दी क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे हमारी तो अभी जॉब लगी है, पैसा उड़ाने की उम्र है यार, इतने जो है इतने सेक्रीफाइसेस कर लिए, पढ़ाई के टाइम बहुत सोचा था कि जब नौकरी लगेगी खुद के पैसे मिलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो क्यों आखिर आपको जो है वो अभी से निवेश करना चाहिए। सिंपल सा रीजन होता है, देखो कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, और आपके पास एक लंप सम अमाउंट जो मिलेगा ना वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मिल सकता है। तो इसीलिए आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जितना कमा रहे हो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन आप एकदम से निवेश कर दो, बट हाँ, छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ उस अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये जो अमाउंट है आपको ये कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका होगा इमरजेंसी फंड। देखो, अब इमरजेंसी फंड जो है ना वो आपको जब अपना जो अमाउंट है उसको निवेश करने से पहले एक इमरजेंसी फंड जो है वो अलग से निकालना होगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, ये आपकी इमरजेंसी फंड, मतलब कि आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक फंड बनाया गया है, जो कि आप चाहें तो आप एफडी भी करवा सकते हैं इस फंड की। अब आप बोलेंगे कि क्या मैं एफडी वापस से सजेस्ट कर रही हूँ, अभी तो मैंने मना किया। तो जी हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए मैं आपकी एफडी को सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपका ये जो फंड है ये काफ़ी सिक्योर हाथों में होना चाहिए, और आप जानते हैं कि एफडी ना बहुत सिक्योर होती है। साथ ही कोई भी लिक्विड फंड्स वगैरह का जो लिक्विड सोर्स होता है आप उधर भी चाहें तो आप निवेश कर सकते हैं। बेसिकली अब इमरजेंसी फंड जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि आखिर ये क्या होता है। वैसे मैंने अपनी जो पिछली जो काफ़ी सारी वीडियोस रही है वहाँ पे भी मैंने आपको इमरजेंसी फंड के बारे में बता रखा है, तो आप चाहें तो आप वो वीडियोस भी जो हैं सारी देख सकते हैं। और आप इंडेक्स फंड की अगर बात करें तो इंडेक्स फंड क्या होता है कि देखो, आपकी जो 5 to 6 मंथ्स का जो भी आपकी सर्वाइवल नीड्स होने वाली है ना, आपको उतना जो पैसा है वो अलग से निकाल के एक फंड में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि देखो, इमरजेंसी जो है वो कह के नहीं आती है। सपोज मेडिकल इश्यूज वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया, आपकी अचानक से जॉब वगैरह छूट गई, तो इससे में आप क्या करोगे? ऐसे में आपने अगर सपोज जो है वो लॉक इन पीरियड वाली चीज़ों में अगर निवेश कर रखा होगा तो आप वहाँ से जो है एकदम से अपना अमाउंट निकाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको ऐसी जगह आपका निवेश रखना है, थोड़ा बहुत जमा पूंजी, जहाँ से कि अगर रातों रात भी आपको नीड पड़े तो वहाँ पे उस ऑप्शन में इतनी लिक्विडिटी हो कि रातों रात भी आपको जो वो पैसा है वो मिल पाए। अब जैसे आप सोचोगे कि एफडी मतलब तो होता है फिक्स डिपॉजिट, तो आखिर ये किस तरीके का इमरजेंसी फंड हुआ? तो देखो, आपको पता है कि जो एफडी है, इवन आप चाहें अगर आपको नीड हो तो इवन जो है आप एफडी भी तुड़वा सकते हो। तो ऐसे में एफडी भी है वो इतना ज़्यादा इलिक्विड जो है वो फंड नहीं हुआ करती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने अगर पैसा डाल दिया तो वो एकदम से ब्लॉक ही हो गया। तो इमरजेंसी फंड जो है वो आपको एकदम सेट असाइड करना है, और बहुत ज़्यादा जब तक नीड ना हो तब तक आपको उन पैसों को छूना भी नहीं है। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी फंड। अब भैया, हमने पैसा निकाल लिया है अलग से कि हमारी जो इमरजेंसी नीड्स है एटलीस्ट वो पूरी हो जाए, तो अब हम जो है बचा हुआ पैसा वो हम चाहें तो हम ऐसी ऐसी जगह भी निवेश कर सकते हैं जहाँ से कि अगर वो पैसा जो है वो कभी हमें खोना भी पड़ जाए तो हमें इतना दुख ना हो। खैर, ये तो कहने की बात है, अगर आप सोच समझ के अच्छे से निवेश करते हैं तो आपको जो है जो आपका रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, रिस्क एलिमिनेट हो जाता है, और आपका जो पैसा होता है वो आपको अच्छे खासी रिटर्न ही जो है वो कमा के देता है। ऐसा नॉर्मली हुआ नहीं करता है। अगर आप एकदम से बजाय कि जो है इंट्राडे में या फिर एफ&ओ में ना चला जाएं, आप जो है अगर आप अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, ना कि ट्रेडिंग करें, तो आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। तो आपको देखो, अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह भी करनी है ना, क्योंकि नॉर्मली मैं इस चीज़ को यहाँ पे इस वीडियो में इसलिए एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो एज होती है, जो 20s वाली होती है, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिंग में उतरना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि वो जो ऑप्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स कमा के दे रहा है। बिल्कुल बात आपकी सही है, रिटर्न्स वहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन आप उसमें जो अगर उतर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे अमाउंट से ही उतरना है, ताकि एकदम से जो आपका पैसा है वो उसमें बहुत ज़्यादा डूब ना जाए। क्योंकि अभी आपने अभी अर्निंग स्टार्ट करी है, तो आप एकदम से बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो ट्रेडिंग में नहीं लगा सकते हो, जस्ट बिकॉज
सपोज आपको वहाँ पे हाई रिटर्न्स दिख रहे हैं, हाई रिटर्न्स है लेकिन हाई रिस्क भी देखो और ट्रेडिंग करो, बिल्कुल करो, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट से जो है वो स्टार्ट करो, एकदम से बहुत बड़ा पैसा वहाँ पे मत डाल दो। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट पे जोर देना है, क्योंकि ये आपकी एज है, उसमें आपको अगर आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना, आपको आगे जाके बहुत बड़ा जो कॉर्पस है वो मिलने वाला है। तो इसीलिए अपना पैसा ऐसे ऑप्शंस में लगाओ जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी हो। तो बात करती हूँ ऐसे ऑप्शंस के बारे में। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका ELSS। ELSS क्या होता है? ELSS एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जहाँ पे अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं ना, तो माना छोटा मोटा जो है आपकी लॉक इन पीरियड होता है, जैसे 3 साल 5 साल, लेकिन आप उसमें जितना भी पैसा अपना जो निवेश करने वाले हैं उसकी आपको जो है वो टैक्स रिबीट मिल जाती है, टैक्स के अंदर उसकी आपको छूट मिल जाया करती है। क्योंकि देखो आपने अभी अभी जो है अर्निंग स्टार्ट करी है और अब तक जो है आप कमा ही नहीं रहे थे, तो आपका टैक्स भी नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही अब आप कमाने लगोगे और आपकी जो कमाई है वो एक लिमिट के ऊपर चली जाएगी, तो गवर्नमेंट आपसे ज़रूर टैक्स वसूलेगी। आपका मेन फोकस होना चाहिए ऐसी जगह निवेश करना जहाँ से कि आपको जो है टैक्स के अंदर बेनिफिट मिल सके। और ELSS में जितना भी आप पैसा जो है निवेश करते हो, तो आपको क्या होता है, आपको उस अमाउंट पे जो है वो टैक्स चुकाना नहीं पड़ता है। तो अब ELSS में सपोज अगर आपने 1.5 लाख तक का जो है वो पैसा निवेश कर दिया है, और अगर मैं मान लूँ कि आप 30% वाली स्लैब रेट में आ रहे हो, तो अगर आप अपने जो 1.5 लाख रुपए हैं उसको अगर आप 30% की टैक्स रेट से इंटू करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो अमाउंट निकल के आता है वो आता है आपका 45,000। मतलब कि आपकी 45,000 की सेविंग हो रही है। और आपने सुना होगा कि सेविंग इज एज गुड एज अर्निंग, मतलब कि सेविंग करना भी तो उस अमाउंट को अगर आपने कहीं जाने से बचाया है तो वो भी तो आपका अर्निंग करना ही हो गया। क्योंकि देखो अगर आप सपोज 45,000 नहीं बचाते तो वो 45,000 आपके पास नहीं होता, बल्कि वो गवर्नमेंट के पास चला जाता। तो इसलिए सबसे पहले आपको एकदम नौकरी लगते ही चेक करना है कि आपकी इनकम इतनी होगी क्या कि आप जो है टैक्स के अंदर आ जाओ, मतलब कि आपको टैक्स पे करना पड़ जाए। और अगर आप देखते हैं कि भैया हमारा जो है टैक्स पे करना निकल रहा है, तो आप है ATC के अंदर जो भी और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक PPF हो गया या फिर NSC हो गया, आप इन सब में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो है 15-15 साल के या फिर बहुत ज़्यादा जो है मैच्योरिटी पीरियड जो है रहा करते हैं। इसीलिए ELSS जो होता है उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, तो आपको ELSS जो है आपको वहाँ से रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप वहाँ पे निवेश कर सकते हो। ATC के अंदर आप 1.5 लाख का डिडक्शन जो है वो ले सकते हो। तो आपको इसीलिए कोशिश करना है कि आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है ATC वाले जो भी ऑप्शंस में उनमें मिला के आपको 1.5 लाख का जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। बचा लिया हमने जितना बच सकता था, टैक्स वगैरह बचा लिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी दूसरी कैटेगरीज पे, जो कि होती है इक्विटी एज वेल एज डेट म्यूचुअल फंड, या फिर जो कि होती है इक्विटी एज वेल एज डेट। तो आखिर आप सोचेंगे कि हमें इक्विटी में कितना निवेश करना है और डेट में कितना निवेश करना है। तो देखो इसका एक रफ रूल होता है, वो क्या होता है, 100 माइनस एज इक्वल्स टू इक्विटी। मतलब कि अगर आपकी जो एज है वो 25 है, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 25 इक्वल्स टू कितना होता है, 75। मतलब 75% जो है, जितना भी अमाउंट जो है आप इक्विटी और डेट में अलग अलग डालना चाहते हैं, उसका 75% जो है वो आपको डालना है इक्विटी में, बचा हुआ रिमेनिंग जो 25% है वो आपको डालना है डेट में। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट होता है वो आप जितने ज़्यादा जवान होते हैं, जितने ज़्यादा यंगर होते हैं, उस वक्त आपका रिस्क लेने की क्षमता जो है वो बढ़ी हुई होती है। अब आपकी जो एज है वो धीरे धीरे अगर कम होती जाती है, तो आप उस टाइम ना रिस्क जो है वो कम लेना प्रीफर करते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल होना चाहते हो। और एक इंसान एक उम्र तक ही जो है वो रिस्क लेना चाहता है, उसके बाद वो उसकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा फॉर्मूला रखा गया है कि आपकी जो एज है, सपोज अगर आपकी जितनी भी एज है 25, उस वक्त आपका 75 जो है वो आपको इक्विटी में डालना रहेगा। अब आपकी एज है अगर वो 30 हो जाती है, तो उस वक्त आपका जो अमाउंट आएगा इक्विटी के लिए वो 70% ही आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला रखा गया है आपकी रिस्क एपेटाइट की क्षमता के अनुसार। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आपका जो भी अमाउंट आ रहा है उसे आपको इक्विटी और डेट
ऑप्शंस में जो है अलग अलग बाइफरगेट करना है। और ये जो अमाउंट होने वाला है, ध्यान रहे ये आपकी ELSS या फिर जो आपका ATC की बाकी जो चीज़ें थी लाइक PPF वगैरह एक्सेट्रा, इन सब के बाद जो बचा हुआ अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने के लिए वही होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से आप इक्विटी एज वेल एज डेट में बांटेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि डेट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। डेट ऑप्शंस आपके ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें कि इक्विटी के मुकाबले जो है रिस्क काफ़ी कम होता है। देखो मैंने जो ये ऑप्शंस है आपको मैंने अलग अलग वीडियोस में बताए हुए हैं, आप चाहें तो आप जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखो जो डेट होता है ना, डेट के अंदर जो है आपके पास डेट म्यूचुअल फंड होता है निवेश करने को, उसके बाद बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइक आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। इस तरीके से आपके पास बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अलग से वीडियो करी हुई है, उसे प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। उसके बाद इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में भी दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो कि थोड़ा सेफर रहता है, एक होता है डायरेक्ट निवेश कर सकते हो इक्विटी में, मतलब डायरेक्ट निवेश कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। वो आप तभी करना जब आपके पास नॉलेज हो, और फिर नॉलेज है तो जो है करते करते ही आएगी। तो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जब करने लगोगे इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नॉलेज जो है वो साथ साथ आती जाएगी। निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह है वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो जो है वो आपको यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैंने बहुत कोशिश करी आपको हर एक फैक्टर कवर करने की जो भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो आपको ये वीडियो जो है वो आप इसमें जो भी मैंने आपको बातें बताई है अगर आप फॉलो कर लेते हो, आपका टैक्स भी बचेगा, आपकी सेविंग भी अच्छी होगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो भी अच्छा आने वाला है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को इसी तरीके के मोर यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। IDV के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग EMI का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई EMI है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।